नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक दिया रहेगा नीचे में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन क्या है? एक मूली को वाई एक्सिस के समरूप 4 बार काटा जाता है तथा एक्स एक्सिस के समरूप 3 बार काटा जाता है। तो बताइए कि मुरली नहीं होगा, मूली। मूली के कुल कितने भाग हो जाएंगे अब? ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? ये जो 4 है और 3 है, ठीक है, जितना भी रहे उसका +1 करना है। 4 के जगह हम 5 लिखेंगे, ठीक है, और 3 की जगह हम 4 लिखेंगे और दोनों को बस गुना कर देंगे। वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। अब कितनों को तो हजम नहीं हुआ होगा, हजम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि आपका वाई डायरेक्शन है, ठीक है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये मान लीजिए कि कट है और ये पार्ट है। ये नंबर ऑफ कट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कट हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक डब्बा है, इसको हम वाई डायरेक्शन में एक बार काट दिए। एक बार काटे हैं तो इसका एक पार्ट यहाँ हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट हो गए। ठीक है, एक डब्बा और ले लिए, एक डब्बा इसको और ले लिए हम। इसमें 2 कट लगा है, एक कट, 2 कट, तो 1 2 टोटल 3 पार्ट हो गए। जब 2 कट लगाया तो 3 पार्ट हो गए। ठीक है, एक डब्बा और ले लेते हैं, एक डब्बा और ले लेते हैं। इसमें हम 3 कट लगाते हैं, 1 2 और एक 3। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कट जितना लगा रहे हैं उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे 1 कट लगाए हैं तो 2 पार्ट हो गया, यहाँ पे 3 कट लगाए हैं तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं अगर वाई डायरेक्शन में हम अगर वाई कट लगाए तो नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा? y+1। सेम उसी तरह अगर हम एक्स डायरेक्शन में एक्स कट लगाए तो नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा? x+1। यही आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, देख रहे हैं कट y है तो नंबर ऑफ पार्ट y+1, अगर कट x है तो नंबर ऑफ पार्ट x+1। इसीलिए हम y जो एक्सिस के समरूप 4 बार कट किया था तो उसको हम 5 लिए थे। ठीक है, अब x एक्सिस के समरूप 3 बार कट किया था तो उसको हम 4 लिए थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए थे, 20 आ गया था। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि हम वाई डायरेक्शन में 3 कट लेते हैं, वाई डायरेक्शन में हम पेन चेंज कर लेते हैं, कलर के बाद बताते हैं आपको। मान लीजिए कि हम वाई डायरेक्शन में 3 कट लेते हैं, वाई डायरेक्शन में 3 कट लेते हैं तो नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक्स डायरेक्शन में 1 कट लिए, एक्स डायरेक्शन में 1 कट लिए हैं तो नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा? 2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? 8। करके भी दिखा देते हैं, देखिए एक बॉक्स है, इसको वाई डायरेक्शन में 3 कट लेना है। ठीक है, चलिए 1 कट लिए, 2 कट लिए और एक 3 कट लिए, तो नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा? 3 कट लिए तो नंबर ऑफ पार्ट 4 लिए थे, देखिए 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अब एक कट आपको एक्स डायरेक्शन में देना है, इधर से देना है, एक कट दे दिए, इधर से दे दीजिए। तो अब गिन लीजिए कितना पार्ट हो गए? 4 ऊपर में हो गए, 4 नीचे में हो गए। वही तो किए थे कि 4 और दूना 8 कर दिए। ठीक है, सेम उसी तरह वाई एक्सिस के तरफ 4 है तो उसको हम 5 ले लिए थे, एक्स एक्सिस की तरफ कितना था? 4 था, 3 था, तो उसको हम 4 ले लिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है? 10 वर्ष पहले गीता और सीता के आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये क्या है? ये 10 वर्ष पहले का है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं।
ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले गीता और सीता का आयु 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान आयु, ये वर्तमान का दिया हुआ है, 2:3 ये वर्तमान का दिया हुआ है, तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ही निकालना है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक गीता है और ये सीता है, ठीक है। उनका वर्तमान पहले निकालेंगे हम। फर्स्ट क्लास में आपको हम बता चुके हैं, कुछ भी दे पहले वर्तमान पे आना है, उसके बाद आगे या पीछे जो भी पूछे, पहले पूछे या बाद में पूछे, वहां से हमको जाना है, ठीक है। वर्तमान का गीता और सीता का क्या दिया हुआ है रेशियो, उनकी वर्तमान आयु देखिए 2:3 दिया हुआ। पहले किसका है, गीता का है। ये भी देखना है कि पहले गीता है कि सीता है। पहले गीता है, गीता का 2 है, 2:3 है, ठीक है। उसके बाद है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का है, जो हम फर्स्ट क्लास में कराए थे वो 10 वर्ष बाद का था, लेकिन 10 वर्ष पहले का है, तो क्या करेंगे इसमें हम -10 करेंगे, -10 करेंगे दोनों में। कितना रेशियो दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का रेशियो 3:5 है, ठीक है। तो 3:5 कर दिए। अब हमको क्या करना है, 5 को 2 से गुना करना है, 10 आएगा इधर इधर से, और 3 को 3 से गुना करना है और घटा देना है। क्या करना है, 5 को 2 से गुना करना है, 10 आएगा। उसके बाद 3 को 3 से गुना करना है, कितना आएगा, 9 आएगा। दोनों को घटा देना है, कितना होगा, 1 आएगा। ये 10 आएगा, ये 9 आएगा। इसको गुना करने पर कितना, 10। अब इसको गुना करने पर कितना, 9। घटा देना है दोनों को, कितना आएगा, 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 को 10 से गुना करना है, कितना आएगा, 50। प्लस माइनस का क्वेश्चन नहीं रखना है आपको, और जितना बता रहे उतना सुन लीजिए। 10 देखिए, प्लस माइनस का कब ध्यान में रखना है आपको बता ही देते हैं। जब यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन अपोजिट रहे ना, तब प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दोनों साइन निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हमको उतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। अभी पिछला क्लास में जो क्लास 1 में कराए थे हम, वहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो वहाँ भी हम कुछ नहीं सोचे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए और घटा दिए, ठीक है। यहाँ भी वही करना है, क्योंकि सेम साइन है। कहीं भी यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम आगे आने वाले क्लास में करा देंगे कि प्लस माइनस लेके, ठीक है। यहाँ क्या करना है, 10 × 50 होगा और 3 × 10 30 होगा, तो 50 और 30 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 1 का वैल्यू 20 आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। मेरा वर्तमान का यही है, यही दोनों है वर्तमान का, ठीक है। तो गीता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 40। 20 दूना 40 हो जाएगा गीता का। और कौन है, सीता, सीता का कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। ये वर्तमान का एज है। कौन सा एज है, ये वर्तमान एज है आपका, ठीक है। हमको क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 20 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान 20 है, इसका गीता का, और सीता का 60 है, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद 20 नहीं होगा, 40 हो जाएगा ना जी, 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष बाद, पहले 20 था, उसमें प्लस 20 कर दिए, तो 20 वर्ष बाद गीता का उम्र 60, ठीक है, और सीता का उम्र 60 और 20, 60 और प्लस 20 80, ठीक है। इसको हम काट देंगे 20 से 3 बार में और 20 से 4 बार में, यानी गीता और सीता का उम्र 20 वर्ष के बाद उनका अनुपात 3:4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या किए हैं। गीता और सीता था, उनका अनुपात वर्तमान कितना दिया हुआ था, 2:3 दिया हुआ था। 10 वर्ष पहले का दिया हुआ था, इसीलिए माइनस लिए। कितना दिया हुआ था अनुपात, 10 वर्ष पहले का 3:5 दिया हुआ था, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 10 आया। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 9 आ गया। फिर दोनों को घटा दिए तो कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए, 50 आया। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 30 आया। 50 और 30 को घटा दिए, कितना आया, 20 आ गया। तो 1 का वैल्यू 20 आया, तो 2 का वैल्यू 40 आएगा। मतलब गीता का वर्तमान आयु 40 आ गया
और सीता का वर्तमान आयु 20 दिया, 60 आ गया। ठीक है, पूछा है 20 वर्ष बाद, वर्तमान का हमको मिल गया 40 और 60 के हैं दोनों के दोनों, तो 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष बाद एक 60 का हो जाएगा और एक 80 का हो जाएगा। ठीक है, तो 60 और 80 को 20 दिया 60 और 20 को 80 से काट दिए, 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि भाई यहाँ समझ में नहीं आया, बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किया, 30% मत प्राप्त किया है एक ने, किंतु वह 210 मतों से हार गया। तो कुल मतों का संख्या बताना है। जो भी टोटल वोट होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, एक है मान लीजिए कि ए और एक है बी। मान लीजिए बी को 30% प्राप्त हुआ है वोट, और 2 ही कैंडिडेट हैं, 30% इसको मिला है, 70%, तो अगला 70% मिल जाएगा। 2 ही कैंडिडेट है ना, इसीलिए इसको 70 इसको 30 मिल गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 40 का, 40% का डिफरेंस है। इतना ही 40% का वोट से जीता होगा। वही दिया हुआ है कि 210 मतों से हार गया है, मतलब 40% का वैल्यू, परसेंट है, इसको परसेंट समझिएगा, लिख देते हैं अच्छा से। 40% है, 40% है, तो 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 210 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, कुल मत कितना होगा, 100%। 40% 210 दिया हुआ है, तो हमको 100% निकालना है। तो 40 से 100 करना है, तो इसमें हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मिल जाएगा ना। ठीक है, उसी हम सेम करेंगे, 210 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/10 कर देंगे इसको। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 21 × 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 × 20 500, 525, 525 आ गया। 525 वोट टोटल होगा। टोटल कितना वोट होगा, टोटल 525 वोट होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे इसका लेवल, पर अभी शुरुआत है इसीलिए थोड़ा सा लेवल डाउन रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है, 4, 5 और 6 से। ठीक है, विभाजित किया जा सकता है कितने कितने के बीच, 200 और 600 के बीच में। ठीक है, तो 4, 5, 6 क्या करेंगे हम, पहले इसका तो हम पहले एक नंबर बनाएंगे, 4, 5, 6 का। ठीक है, तो मान लीजिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहले, 4, 5, 6 का एलसीएम मान लीजिए इसका हम 60 ले लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे जो 60 है, 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको हम 60 ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 200 और 600 के बीच निकालना है, 200 से 600 के बीच। तो हम 60 का मल्टीपल ढूंढेंगे कब, 200 के बाद। तो 60 × 3 करेंगे तो 180 आता है, 60 × 4 करेंगे तो 240। तो पहला हमको तो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 60 इसमें जोड़ेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 360 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 420 आएगा, 480 आएगा, 540 आएगा। ठीक है, कितना वर्ड हुए, उसके बाद 600 आ जाएगा। तो 600 मतलब को लेना नहीं है, क्योंकि 200 400 के बीच बोला है। तो टोटल कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ गए। ठीक है, यहाँ तो आपका डिफरेंस कम का था इसीलिए आप निकाल लिए, लेकिन डिफरेंस अगर आपको बोल देता 200 से 1200 के बीच निकालिए, तो कैसे निकालते आप। ठीक है, उसके लिए आपको
फॉर्मूला पता होना चाहिए। एपी पढ़े होंगे आप लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं हिंदी में भी वो पता नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी ही बोलते हैं लगभग उसको, ठीक है। एपी और जीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो फार्मूला। मान लीजिए कि 200 और 1200 के बीच निकालना पड़े, ठीक है, तो आप कितना बार इसको लिखते जाइएगा। 6 यहाँ पे हो गए तो 12 आएगा कि 13 आएगा आपको पता नहीं है, ठीक है। एक और कंडीशन है, क्या कर सकते हैं आप, एक और कंडीशन है, क्या कर सकते हैं आप, वो भी देख लीजिए। क्या कर सकते हैं, 200 और 600 के बीच है तो फर्स्ट अंक कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा, और लास्ट कितना आ जाएगा, 600 से पहले 599, ठीक है। ये दोनों को घटा देना है, क्या है, दोनों को सिंपली घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, 398 आया। 398 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 60 का मल्टीपल में हमको देखना है, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दिए तो 60 इंटू 6 करेंगे तो 360 आएगा, और 7 कर देंगे तो 420 आ जाएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। कितना आएगा, 6 एंड 7 के बीच में आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो 6 और 7 दोनों हैं। जब भी ऑप्शन नज़दीक में रहे ना तो ऐसा आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन दूर दूर रहा तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वो भी बता देते हैं, जो कि इसका मतलब तरीका है नॉर्मल करने का, ठीक है। ये तो मतलब आपका अगर नहीं पता है फार्मूला तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ आप 6 लेते या 7 लेते, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों दिया हुआ है 6 और 7, तो इससे भी आप यहाँ फंस गए, ठीक है। इसका नॉर्मल करने का तरीका आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला है, नंबर लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको। जो लास्ट टर्म क्या है, 540, ठीक है। तो 540 पुट कर दिए यहाँ पे, 540 पुट कर दिए। फर्स्ट टर्म क्या है, 240, ठीक है। ये तो निकालना ही है हमें। कॉमन डिफरेंस कितना है, 60 का देखिए डिफरेंस है, 240 से 60, 300 से 360, 60, 360 से 420, ये भी 60 का कॉमन डिफरेंस आपका 60 का है। तो इसको हम इधर लाएंगे, 540 में से 240 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 300 आ गया। 300 n प्लस n-1 इंटू 60, 60 से इसको 5 बार में काट देंगे, ठीक है। तो n-1 था, ये जाएगा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया कि जो आपका 200 से 600 के बीच 4, 5 और 6 का जो इसका डिविजिबल है, टोटल नंबर 6 का होगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है। चलिए, नहीं समझ में आया, आया होगा, ठीक है। नहीं भी आया होगा तो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए, 5 बेल एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर रिंग करती हैं। कितने सेकंड के बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। क्या है, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के बाद बजती है। जो पहला आपका घंटी था वो 6 सेकंड के बाद बजता है, ठीक है। जो सेकंड वाला बेल है वो 7 सेकंड के बाद बजता है, अब थर्ड वाला 8 के बाद, फोर्थ वाला 9 के बाद, और फिफ्थ वाला 12 सेकंड के बाद बजता है। तो आपको बताना है कि ये जो पांचों के पांचों जो बेल हैं वो एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। एक टाइम आपको बताना है कि उस टाइम एक साथ कब बजेंगे, एक टाइम आपको बताना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन देना जो दिया हुआ है 6, 7, 8, 12 सेकंड के बाद अंतराल पर बजती है, बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम निकाल दीजिए। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6, 7, 8,
9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। पहले 2 से 3 बार में जाएगा, 7 आएगा, या 4 बार में जाएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से ले जाते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 9 का 9 हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। अब 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाते हैं तो 3 का 1 बार में जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 था, इसको हम 2 कर देते हैं, 3 तरीके 9 3 बार में जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। अब नहीं जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 या 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 6 84 इंटू 6 करना है, कितना आ जाएगा, हासिल 2 48 और 2 50, मतलब 504 सेकेंड के बाद ये जितनी बेले हैं ना 5 के 5 एक साथ दोबारा से बजेंगे, एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो पूछा भी क्या है, कितने सेकंड के बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे, तो कितने सेकंड के बाद, 504 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके। क्या है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बताना है, CO2 का मात्रा बताना है, ये बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मात्रा नहीं पूछता है एग्जाम्स में, अब कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का मात्रा ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है 0.03%। ठीक है, ये आपका किसका है, CO2 का। आर्गन का है 0.93%। ऑक्सीजन का हो गया 21%, नाइट्रोजन का हो जाएगा 78%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तो पूछेगा नहीं, ये दोनों जरूर पूछेगा, C और D। आर्गन का 0.93% याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, एटॉमिक नंबर बता दीजिए तुरंत से, कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, आर्गन का 18 होता है। आपको मिनिमम 30 तक, 1 से 30 तक याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक होगा यहाँ तक। ठीक, उसके बाद 21 से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्कैंडियम, ट्रिटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, Fe, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक तो यहाँ तक आपका कंफर्म हो गए। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या चीज़ याद रखने हैं, आपका 47 नंबर याद रखना है, इसका होता है सिल्वर का। ठीक है, 48 किसका होता है, कैडमियम का। 49 किसका होता है, 49 होता है इंडियम का, In से। 50 नंबर किसका होता है, टीन का। 53 नंबर किसका होता है, 53, 53 होता है आपका आयोडीन का, आई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये सब सिंबल है। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं ना ये सब क्या है, सिंबल है। सिंबल में पूछता है कि आर्गन का सिंबल क्या है, तो AR से लिखते हैं, कैल्शियम का Ca से लिखते हैं। ठीक है, टीन का क्या है, ये पूछता है कि टीन का सिंबल क्या है, तो टीन का सिंबल Sn लिखते हैं, Sn। ठीक है, सिल्वर का क्या है, Ag लिखते हैं, Ag। ठीक है, अभी गोल्ड का बताएंगे आगे में। ठीक है, आयोडीन 53 हो गया। 54 क्या है, 54, जेनॉन, जेनॉन हो गया। 55 क्या हो जाएगा, 55 नंबर सीजियम। 56 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेरियम। इधर होगा इतना। उसके बाद आपको याद रखना है 74
74 याद रखना है आपको, याद रखना है 76 याद रखना है, 78 याद रखना है। 74 आपका होता है टंगस्टन, ये आपको याद रखना है। अब पूछता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या है, टंगस्टन का सिंबल W से डिनोट करते हैं। टंगस्टन वही जिसका फिलामेंट बनता है बल्ब में, ठीक है। 76 ओस्मियम, 78 प्लेटिनम, PT से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। 79 क्या है, गोल्ड, गोल्ड देख रहे हैं, यही गोल्ड यहाँ पे है 79 नंबर, 79 नंबर गोल्ड, और सिल्वर 47 नंबर। याद कैसे रखना है, अगर वाइफ बोलेगी हस्बैंड से AG क्या सिल्वर लाइए, प्यार से बोलेगी तो क्या मंगाएगी, सिल्वर मंगाएगी, ठीक है। और बोलेगी AU गोल्ड लाइए, ठीक है, मतलब धमकी देके बोलो तो गोल्ड AU, ठीक है। और AG बोले तो समझ आइए सिल्वर मंगा रही है, ठीक है। चलिए ये सब टेक्निक है याद करने का, सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। 80, 80 नंबर क्या है, 80 नंबर है आपका Hg मरकरी, ठीक है। 82 नंबर क्या है, लेड, ठीक है। 86 नंबर क्या है, रेडॉन Rn। 90 क्या है, थोरियम। इतना आप कम से कम याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। 30 इधर हो गए, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 सबको हो गए, टोटल 46 सबको याद रखना पड़ेगा इतना मिनिमम, तब जाके आप आसानी से किसी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जो भी करना आप आराम से कर सकते हैं। इतना आपको याद नहीं भी होना तो कम से कम 30 तक तो आपको याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगता है, तो आर्टिकल नंबर 356 के अनुसार लगता है। 352 के अनुसार क्या लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 360 क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 368 क्या है, इसके अनुसार हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जब संविधान में संशोधन करते हैं ना, मान लीजिए कि आए दिन संविधान में हम चेंज करते रहते हैं, तो बस वही है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया था, तो ये आपका मे भी साउथ अफ्रीका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस पर आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा है कि साउथ अफ्रीका से ही लिया गया था, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। 352 क्या हो गए, आपातकाल से हो गए। 356 क्या हो गया, राज्य में राष्ट्रपति हो गए। 360 क्या हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में क्या पूछता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है भारत में कितने टाइम लगा हुआ है। अभी आज ही का पेपर हुआ था JSSC JEE का, उसमें पूछा हुआ था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया, उसमें पूछा था कि भारत में टोटल कितने टाइम आपातकाल लगा हुआ है, तो टोटल 3 टाइम लगा हुआ है। कब कब लगा हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में क्यों, इंडिया और चाइना में युद्ध हुआ था, उसके कारण लगा हुआ था। 1971 में क्यों लगा था, तो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, किससे आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से। किसने कराया था, भारत का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे, ठीक है। 1975 का जो आपातकाल लगा हुआ था वो आंतरिक अशांति के कारण लगा हुआ था, ठीक है। तो बाकी आपको इतना ही याद रखना है कि भारत में टोटल जो इमरजेंसी लगा हुआ है 3 टाइम लगा हुआ है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। तो 362 याद रखिएगा। इसी आर्टिकल के तहत हम क्या करते हैं,
संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हल्दी में पीला रंग किस वर्णन नहीं वर्णक, यहाँ पे वर्णक होगा, वर्णक, इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं, पिगमेंट। ठीक है, किस वर्ण के कारण होता है हल्दी में? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है ना, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। इसके कारण कुरकुमिन, एक दोबारा बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। कुरकुमिन, कुरकुमिन होता है ना जो क्या खाते हैं, नहीं आता है कुरकुरे, उसे याद रखिएगा। उसमें ज़्यादा हल्दी रहता है ना, और तो उसे याद रखिएगा, पीला टाइप से होता है, इसीलिए कुरकुरे से कुरकुमिन, कुरकुमिन से हल्दी, हल्दी में पीला रंग। ठीक है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन है जो प्याज में जो कड़वाहट होता है ना, जब प्याज हम चीरते हैं तो आँख में लगता है, बस यही है, इसी कारण लगता है एंथोसाइनिन प्याज में। ठीक है, एंथोसाइनिन। लाइकोपिन क्या है? टमाटर का लाल रंग होना, टमाटर लाल होता है ना, मान लीजिए टमाटर है, उसमें आप पीन से उसमें छेद कर दिए, उसे लाल रस निकलेगा, बस उसे याद मतलब एक इमेजिन कर लेना है आपको, टोटल मिला के ऐसा है, आपको इमेजिन करना है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन, पीन मारना है टमाटर में। ठीक है, कैरोटीन, कैरोटीन के कारण जो गाजर का जो पीलापन होता है ना, गाजर का, गाजर देखे होंगे, गाजर का पीलापन या फिर जो लाल हो जाता है ना, कैरोटीन के कारण ही होता है। दूध का जो पीलापन होता है, देखते हो जब गाय जब बछड़ा गिराती है तो उस समय दूध में पीलापन रहता है, जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूध में जो पीलापन होता है कैरोटीन के कारण ही होता है। आप देखे होंगे लहसुन, लहसुन जब आप निखोरते होंगे खाना बनाते समय, तो उस समय देखते होंगे कि नीचे में उसका पीलापन हुआ है। अब जो भाई लहसुन छीना है उसको पता होगा, जो लहसुन कभी छीला ही नहीं उसको क्या मालूम है कि पीला होता है कि उजला होता है। ठीक है, चलिए, लहसुन का पीलापन भी कैरोटीन के कारण होता है। हाँ, लहसुन का जो गंध होता है ना, लहसुन का जो गंध होता है, पीलापन तो आपका कैरोटीन के कारण हो गया, लेकिन जो लहसुन का गंध है ना, वो होता है एलाइसिन के कारण। किसके कारण? एलाइसिन के कारण, वो आप याद रखिएगा। जो एलाइसिन का जो उसका गंध होता है ना, गंध आपका हो जाएगा एलाइसिन के कारण। ठीक है, और उसका पीलापन होगा कैरोटीन के कारण। ठीक है, कुछ और बता देते हैं, जैसे में हो गया टैनिन। क्या चीज? टैनिन एक ऐसा वर्णक है, ये आपका आंवले में जो कसेलापन होता है ना, आंवला का अचार खाया होगा, आंवले का कसेलापन। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, और एक होता है कैप्सेनथिन, सेम टू सेम है, कैप्सेनथिन। ठीक है, जो कैप्सेसिन होता है ना, उसके कारण होता है मिर्च का तीखापन। मिर्च तीखा लगता है ना, मिर्च का तीखापन, मिर्च तीखा क्यों लगता है? तो कैप्सेसिन के कारण। कैसे याद रखना है? मान लीजिए कि आंख में मिर्च लग गया है, तो कैप्सेसिन मतलब कैसे देखें, आंख में मिर्च लग गया है, कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेनथिन, कैप्सेनथिन का मतलब होता है मिर्च का लाल होना, मिर्च का लाल हो जाता है ना मिर्च, तो कैप्सेनथिन के कारण होता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा कि कुरकुमिन, हल्दी का पीला होना, एंथोसाइनिन प्याज का जो आंख में लगता है ना, प्याज का क्या बोलते हैं जो वर्णक जिसके कारण आंख में लगता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर का लाल होना लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल या पीलापन होना, दूध में पीलापन आना कैरोटीन के कारण ही होता है। लहसुन का पीलापन होना कैरोटीन के कारण होता है।
लहसुन का जो गंध होता है ना वो एलाइसिन के कारण होता है। ठीक है, टैनिन के कारण क्या होता है, आंवले का कसेलापन होना टैनिन के कारण होता है। कैप्सेसिन और कैप्सेनथिन, कैप्सेसिन का मतलब होता है मिर्च का तीखापन और कैप्सेनथिन का होता है मिर्च का लाल लाल होना। ठीक है, इसको एक दो बार और वीडियो को रोक के एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, पढ़ के याद हो जाएगा, मतलब आपके सामने आएगा ना तो आराम से पकड़ लीजिएगा, अच्छा ये है ये है। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कैसे याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर देखने में महात्मा लगते हैं, उनका फोटो देखिएगा, महात्मा जैसे लिखते हैं, देखने में ही लगते हैं। तो क्या कैसे याद रखेंगे कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा जैसे देखने में लगते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला था, राष्ट्रपिता। क्या, राष्ट्रपिता बोला था, बोला था ना कि हमको राष्ट्रपिता नाम मालूम है कौन है, महात्मा गांधी। किसने बोल फर्स्ट टाइम कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय, ये राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो अकबर, अकबर सेकेंड ने, अकबर द्वितीय ने बोला था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, बारदौली की महिला, राइटिंग को मजाइएगा, थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, बारदौली की महिलाओं ने फर्स्ट टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, दी थी सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज बता देते हैं इससे फैक्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1913 में, कब, 1913 में नोबेल प्राइज भारत के लिए फर्स्ट टाइम जीता था, नोबेल प्राइज। किस भाग में, लिटरेसी में। कौन सा एरिया में, लिटरेसी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा बुक था, तो बुक था गीतांजलि। कौन सा, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको भारत की तरफ से नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, अब नोबेल प्राइज का बात आ गया तो नोबेल प्राइज के बारे में कुछ जान लीजिए। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है, नोबेल प्राइज 1901 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत कब जीता था, 1913 में। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। किसके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट जो अभी हम खदानों में यूज करते हैं ना, बस वही डायनामाइट है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कारक थे, इन्हीं के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, तो स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन, इसको भी स्वीडिश बोलते हैं। ठीक है, वहाँ के साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, पूछता है कि नोबेल प्राइज कितने एरिया में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपका 6 एरिया में मिलता है। कौन कौन सा वो एरिया है, कलर चेंज कर लेते हैं। वो आपका एरिया है फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, सॉरी क्या लेते हैं इसको, इकोनॉमिक्स,
और हो जाएगा पीस शांति के एरिया में, और लिटरेसी मतलब साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये 6 एरिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय ऑप्शन थर्ड है। ये तो मानो चलिए राजा किसने दिया था उपाधि? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 पुस्तक लिखे गए थे। पुस्तक का नाम पुस्ता है, पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, और एक उनका अखबार था जिसका नाम था मिरातुल, मिरातुल। ठीक है, इन्होंने कुछ सभा का आयोजन किया था, कहने का मतलब उसका आविष्कारक थे, तो आविष्कारक दूसरा पेज पे बता देते हैं। आविष्कारक नहीं बोल सकते, संस्थापक बोल लेंगे उसको। ठीक है, संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये जो राजा का उपाधि तो आपको बता दिए हम, किसने दिया था? तो अकबर सेकेंड ने। ठीक है, इनका बुक का नाम क्या था? संवाद कौमुदी। कौन सा? संवाद कौमुदी। ठीक है, इनका एक पेपर भी था, पेपर का नाम क्या था? मिरातुल। क्या चीज? मिरातुल। ठीक है, इन्होंने सभा का आयोजन किया था 1815 में, आत्मीय समाज का स्थापना किया था। पढ़े होंगे आप, आत्मीय सभा का आयोजन किया था। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज का। ठीक है, 1829 में सती प्रथा होता था ना, जो विधवा को हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था, वही था सती प्रथा की। इन्होंने लड़ाई लड़ा। उस समय कौन थे? क्या बोलते हैं उन लोग को? वायसराय नहीं, वायसराय तो 1857 के बाद, हाँ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उसमें कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक थे, वही थे उस समय जो कि सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लड़ाई लड़े थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में। अकबर द्वितीय ने दिया था, बुक का नाम संवाद कौमुदी, पेपर का नाम मिरातुल, आत्मीय समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1815 में। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। 1829 में सती प्रथा का सती प्रथा मतलब एक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके। उसमें क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1857 के बाद वायसराय आए थे। ठीक है, अभी तो 1829 से चल रहा है, इसीलिए उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन नहीं बना है, डायरेक्ट आपको याद दे दिए ऐसे ही पेज, आपको याद रखना है। जो भी झारखंड से होंगे उनको तो याद रखना ही है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन से थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। झारखंड वाले इसको याद रखेंगे। ठीक है, बी नंबर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम थे चित्तरंजन दास। ठीक है, 3 नंबर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने 1897 में एक मिशन का स्थापना किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। 1897 में पूछता है एग्जाम में कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 में, कब? 1893 में
यूएसए का एक शहर है शिकागो, शिकागो, यहीं पे फर्स्ट टाइम हिंदी में भाषण दिया था और यूज किया था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो कि आजकल मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य। ठीक है, वही चाणक्य जिसका नाम कौटिल्य है। पुस्तक का नाम क्या है, उनके पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम क्या है, एमजी रानाडे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु वैसा गुरु नहीं, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन से थे, एमजी रानाडे। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये नरम दल का नेता थे। ठीक है, जिनको कि 1905 का जो पिछला लेक्चर में बताए थे आपको हम, 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वाराणसी अधिवेशन हुआ था ना, वाराणसी जो वाराणसी सेशन था, उसका अध्यक्ष थे। इन्हीं ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो सबको याद रखना है, ये सब चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सब बस याद करते जाइए, ये नहीं कि देख लिए, ऐसा नहीं, आपको याद करते जाना है। याद करते जाइएगा, आपको बहुत इजी पड़ेगा। याद करते जाइएगा, आप आगे पढ़िएगा ना तो पिछला याद आ जाए, अच्छा ऐसा था। जैसे यहाँ पे बताया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपको सेकेंड लेक्चर में बताए थे हम। ठीक है, दोबारा यूज हुआ ना, हम यूज करते जाएंगे, आपको बस एक बार देखते जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए हम यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लिखा हुआ है करके जाइएगा, हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।